तो चलिए आज भारतीय राजनीति के एक बहुत ही अजीब दिन की कहानी को समझते हैं। देखिए, पिछले 12 सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि सरकार एक इतना ज़रूरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर आई और वो लोकसभा में पास ही नहीं हो पाया। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये बिल महिला आरक्षण से जुड़ा था। मतलब एक ऐसा मुद्दा जिस पर देश की हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हाँ, हम इसके साथ हैं। तो यही है आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल, एक ऐसी पहेली जिसने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया। आखिर ऐसा हुआ कैसे? जिस बिल का मकसद भारत की आधी आबादी को राजनीति में उनका हक दिलाना था, वो संसद में आकर फेल हो गया, जबकि बाहर कैमरों के सामने तो हर कोई इसका समर्थन कर रहा था। ये सिर्फ एक बिल के फेल होने की कहानी नहीं है, ये भारतीय राजनीति की उलझनों, भरोसे और शक की कहानी है। चलिए इस पूरी गुत्थी को एक एक करके सुलझाते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत तब हुई जब सरकार ने संसद का एक स्पेशल 3 दिन का सेशन बुलाया। माहौल में एक उम्मीद थी कि कुछ बड़ा होने वाला है और सरकार ने 2 बड़े सुधार एक साथ पेश कर दिए। एक था महिला आरक्षण और दूसरा था परिसीमन। बस यहीं से एक बड़ा कंफ्यूजन और टकराव पैदा हुआ। एक तरफ दशकों पुराना एक वादा था और दूसरी तरफ एक बहुत ही पेचीदा प्रक्रिया, और इन दोनों के आपस में टकराने से ही ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो गया। सबसे पहले उस वादे को समझते हैं जो पूरा होते होते रह गया। इसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये 2023 में पास हो चुका है और अब एक कानून है। ये कानून कहता है कि देश की लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। सुनने में तो ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत लगती है। तो फिर सवाल उठता है कि भाई, जब कानून पहले से मौजूद है तो फिर असल में दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत की जड़ इस दूसरे शब्द में छिपी है, परिसीमन या अंग्रेजी में डिलिमिटेशन। आसान भाषा में इसका मतलब है देश के चुनावी नक्शे को फिर से बनाना। मतलब लोकसभा और विधानसभा सीटों की बाउंड्रीज को दोबारा तय करना। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हर सांसद या विधायक लगभग बराबर की आबादी को रिप्रेजेंट करे। आपको सुनकर शायद हैरानी होगी कि आज हम जिन लोकसभा सीटों पर वोट डालते हैं उनकी सीमाएं 1971 की जनगणना के आधार पर बनी हुई हैं। मतलब 50 साल से भी ज्यादा पुरानी आबादी के हिसाब से। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। सरकार ने महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए एक शर्त जोड़ दी। शर्त ये थी कि 33% आरक्षण तब मिलेगा जब देश में अगली जनगणना हो जाएगी और उस जनगणना के आंकड़ों के आधार पर पूरे देश में परिसीमन का काम भी पूरा हो जाएगा। बस इसी एक शर्त ने एक सीधे साधे कानून को एक बेहद मुश्किल और विवादित राजनीतिक मुद्दे में बदल दिया। मतलब आरक्षण का कब परिसीमन के कैसे से जुड़ गया और यहीं से सारा खेल शुरू हो गया। तो अब हम इस विवाद के बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं। ये सिर्फ एक मामूली असहमति नहीं थी, ये भारत के चुनावी भविष्य को लेकर 2 बिल्कुल अलग-अलग नजरियों की टक्कर थी। एक तरफ सरकार की सोच थी और दूसरी तरफ विपक्ष के गहरे डर। चलिए अब इन दोनों ही पक्षों को ठीक से समझते हैं। इस स्लाइड पर दोनों पक्षों की सोच बिल्कुल साफ दिख रही है। सरकार कह रही थी कि हम एक सिस्टम से चलेंगे, पहले परिसीमन करके लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाएंगे और फिर उन बढ़ी हुई सीटों में महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। वहीं विपक्ष की मांग थी कि इतना इंतजार क्यों, जो 543 सीटें आज हैं उन्हीं में फौरन आरक्षण लागू करो। उनका कहना था कि महिला आरक्षण को परिसीमन जैसे विवादित और लंबे प्रोसेस से पूरी तरह अलग रखा जाए। अच्छा, अब सरकार के तर्क की गहराई को भी समझ लेते हैं। उनका कहना था कि अगर हम आज की 543 सीटों में ही 33% आरक्षण दे दें तो करीब 181 मौजूदा सांसदों को अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। जाहिर है इससे बहुत बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल हो सकती है। तो उनका सल्यूशन ये था कि पहले लोकसभा की कुल सीटें ही 543 से बढ़ाकर 850 से भी ज्यादा कर दी जाएं। फिर इन बढ़ी हुई सीटों में आरक्षण को एडजस्ट किया जाए। इससे 2 बातें होंगी। एक, किसी मौजूदा सांसद की सीट नहीं जाएगी और दूसरा, देश की बढ़ती आबादी को भी बेहतर नुमाइंदगी मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष को सरकार के इस प्लान में कई बड़े खतरे दिख रहे थे। उनका सबसे पहला और बड़ा आरोप ये था कि जनगणना और परिसीमन की शर्त लगाना असल में महिला आरक्षण को अनिश्चित काल के लिए टालने का बस एक बहाना है। पर उनकी सबसे गहरी चिंता परिसीमन को लेकर थी। उन्हें डर था कि परिसीमन की आड़ में सरकार देश का चुनावी नक्शा अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से बदलना चाहती है। खासतौर पर इससे उत्तरी राज्यों की सीटें और उनकी राजनीतिक ताकत बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां जनसंख्या ज्यादा तेजी से बढ़ी है।
और इसका सीधा नुकसान उन दक्षिणी राज्यों को होगा जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पर बहुत अच्छा काम किया है। विपक्ष के लिए ये अपनी सफलता की सजा पाने जैसा था। विपक्ष की इसी गहरी चिंता को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान ने आवाज दी। उन्होंने साफ कहा कि यह बिल महिलाओं के बारे में है ही नहीं, बल्कि इसका असली मकसद देश के चुनावी नक्शे को ही बदल देना है। उन्होंने इसे हिस्सा चोरी तक कह दिया, यानी ये सिर्फ वोट की चोरी नहीं, बल्कि दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक हिस्से की चोरी करने की कोशिश है। इस एक बयान ने पूरे विवाद को एक नया और बहुत तीखा मोड़ दे दिया था। तो इन्हीं तर्कों, आरोपों और आशंकाओं के बीच आखिरकार वो दिन आया जब इस संवैधानिक संशोधन बिल पर लोकसभा में वोटिंग होनी थी। सोचिए, सदन का माहौल कितना तनाव भरा होगा। एक तरफ सरकार अपने तर्क पर कायम थी, तो दूसरी तरफ विपक्ष अपने डर पर। और इसी माहौल में इस राजनीतिक नाटक का क्लाइमैक्स खेला जाना था। और फिर सामने आए ये आंकड़े जो पूरी कहानी साफ कर देते हैं। देखिए, संविधान में कोई बदलाव करना मामूली बात नहीं होती। इसके लिए सदन में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 यानी 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत होती है। उस दिन बिल को पास कराने के लिए 392 वोटों की जरूरत थी, लेकिन सरकार के पक्ष में सिर्फ 298 वोट ही पड़े, यानी बिल जरूरी बहुमत के आंकड़े से काफी दूर रह गया। और इसका नतीजा बिल्कुल साफ था। बिल फेल हो गया। महिला आरक्षण को लागू करने के लिए जिस संवैधानिक ताकत की जरूरत थी, वो नहीं मिल पाई। और इसके साथ ही महिला आरक्षण का मामला एक अनिश्चित भविष्य के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। कानून तो बन गया, लेकिन उसे लागू करने का रास्ता ही बंद हो गया। अब इस सियासी दांवपेंच से थोड़ा बाहर निकलते हैं और समझते हैं कि इस पूरे वाकये का असल मतलब क्या है। ये सिर्फ पार्टियों की हार जीत का सवाल नहीं है। दांव पर भारतीय लोकतंत्र का भविष्य और उसमें महिलाओं की भागीदारी का सवाल लगा है। जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो तस्वीर और भी ज्यादा चिंताजनक हो जाती है। रवांडा जैसा देश, जिसने एक भयानक नरसंहार झेला, आज वहां की संसद में 63% महिलाएं हैं। मेक्सिको में यह आंकड़ा 50% है। और हम, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, हम सिर्फ 14% पर अटके हुए हैं। ये आंकड़े हमें दिखाते हैं कि अभी हमें कितना लंबा और जरूरी सफर तय करना है। अगर हम देश के अंदर पार्टियों की हालत देखें तो तस्वीर मिली-जुली है। टीएमसी जैसी कुछ पार्टियां हैं जिनका रिकॉर्ड काफी बेहतर है, जहां करीब 40% सांसद महिलाएं हैं। लेकिन देश की ज्यादातर बड़ी पार्टियां 14% के राष्ट्रीय औसत के आसपास ही हैं। इससे ये साफ है कि ये किसी एक पार्टी की समस्या नहीं, बल्कि हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है। एक कानून जो किताबों में तो है, लेकिन जमीन पर उतरने का रास्ता बंद हो चुका है। इस डेडलॉक का सल्यूशन क्या है? भविष्य की राह आखिर कैसी दिखती है? ये टाइमलाइन इस अनिश्चितता को बहुत अच्छी तरह से दिखाती है। 2030 में कानून पास हुआ, आज हम 2026 में यहाँ खड़े हैं, जहाँ उसे लागू करने का संवैधानिक रास्ता बंद है। अब आगे क्या? पहले एक राष्ट्रीय जनगणना होगी, जो खुद में एक बहुत लंबा प्रोसेस है। फिर उसके आंकड़ों के आधार पर परिसीमन होगा, जो उससे भी ज्यादा मुश्किल और लंबा काम है। तो क्या आरक्षण 2029 में लागू होगा, या 2034 में, या उसके भी बाद? सच तो ये है कि आज इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और हम आपको इसी बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। एक ऐसा कानून जो मौजूद तो है, लेकिन जिसे लागू करने की चाबी एक राजनीतिक गतिरोध में कहीं खो गई है। भारत की राजनीतिक पार्टियां अपने मतभेदों और आपसी अविश्वास को भुलाकर दशकों पुराने इस वादे को पूरा करने का रास्ता कैसे निकालेंगी? ये सिर्फ एक राजनीतिक चुनौती नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। और इसका जवाब तो भविष्य ही देगा।